तीखी मिर्ची। Presented by Patanjali Nutrela Nutraceuticals। तुम लड़की हो, अकेली मत घुमा करो। तुम अंदर जाओ। बाहर क्या कर रही हो? ये भी तो एक जेल ही थी ना, जो किसी को दिखती नहीं थी, पर इसकी सजा हर लड़की को मिलती थी। आज प्रदेश पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। डर से मुक्त होकर आज हम लड़कियों को कितने अवसर मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो कर देना, पर मुझे अगर सड़क पे फॉलो किया तो सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियां हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिक्र की, पर हमने कभी ना फिक्र की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। इससे क्या इम्यूनिटी बढ़ेगी? वॉकिंग करो, वॉकिंग। कुछ भी यार। दिखाओ मैं ये। इम्यूनिटी के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ सही न्यूट्रिशन भी जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसीलिए एनश्योर, जिसमें है हाई प्रोटीन, जिंक और विटामिन C जैसे 11 इम्यूनिटी न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में नए इम्यूनिटी सेल्स बनाने में मदद करे। एनश्योर। इस खबर की प्रस्तुत करता है न्यूट्रेला डेली एक्टिव 41 पोषण तत्वों से बना न्यूट्रास्यूटिकल्स। सह प्रायोजक हैं न्यूट्रेला बोन हेल्थ 100% नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट, हड्डियों की मजबूती के लिए। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला। असली मसाले सच सच, MDH। बुलंदशहर में अमित शाह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। जनसभा में बोले, अगर गलती की तो जयंत की जगह आ जाएंगे आजम खान। जो पिता की नहीं सुनता वो जयंत की क्या सुनेगा। यूपी के सीएम योगी ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां, कहा अर्थव्यवस्था को नंबर 2 बना दिया। यूपी छवि सुधार कर निवेश के लिए बनाया बेहतर माहौल, हर वादा किया पूरा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू सीट से किया नामांकन। जगह जगह समर्थकों ने फूलमालाओं से किया स्वागत। कल गोरखपुर से पर्चा भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकसभा में चीन, पाकिस्तान और न्यायपालिका पर राहुल गांधी के बयान से सियासी भूचाल। विदेश मंत्री बोले, तथ्यों की जानकारी नहीं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने की माफी की मांग। और चीन के सबसे बड़े झूठ पर ऑस्ट्रेलियाई अखबार द क्लार्कसन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। गलवान पार्टी में भारतीय सैनिकों से झड़प में मारे गए थे 9 गुना चीनी सैनिक। नदी में बह गए थे चाइना के 38 जवान। वहीं साथ ही अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हरा दिया। फाइनल में इंग्लैंड से होगा मुकाबला। दबंग और दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुखंडी बना करके। अरे आने दीजिए सरकार, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा इस सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल दो। आज से 44 साल पहले एक बॉलीवुड फिल्म आई थी जिसका नाम था शोले। फिल्म में डायलॉग बड़े जबरदस्त थे। डायलॉग के अलावा एक्शन था, इमोशन था, ड्रामा था, कॉमेडी थी। यूपी की सियासत में भी ठीक इसी तरीके के शोले नजर आते हैं, जहां पर डायलॉग तो एक से एक हैं। अभी तक अब्बा जान, चचा जान, फूफा जान होता था, लेकिन अब हिंदू गर्दी जैसा एक शब्द भी गढ़ दिया गया है। इस शब्द के पीछे की कहानी क्या है,
इसके अलावा सांपनाथ और नागनाथ के जरिए चुनावी टारगेट सेट करने की कोशिश कौन कर रहा है? हिंदू गर्दी वाले बयान से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? सियासत के शोले में हम आपको दिखाएंगे कि जयंत चौधरी हेमा मालिनी पर दिए बयान के बाद किस तरीके से फंस गए हैं। हम सियासत के शोले में आपको यह भी बताएंगे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, AIMIM आज की तारीख में कहां खड़े हैं। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत के शोले अलग अलग रंग कैसे दिखा रहे हैं और सियासत के शोले कितनी तपिश दे रहे हैं, और इस तपिश में जो पश्चिमी यूपी की 136 सीट है, इसमें जाट क्या सोच रहा है, मुसलमान क्या सोच रहा है, और जहन में क्या क्या चल रहा है, वोटर के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, उसका मूड क्या क्या है, और उसे अपने नेता से क्या क्या चाहिए, यानी उसकी विशलिस्ट क्या है। कहां पर खड़े हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ? अखिलेश यादव कहीं टिकते हैं या फिर नहीं? मायावती अगर फ्रंट फुट पर नहीं है तो इसके पीछे की कहानी क्या है? लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ में प्रियंका गांधी आज कहां है? सियासत के शोले में पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। यूपी में आज रैलियों की है कारपेट बॉम्बिंग। 11 साल बाद नोएडा जाने वाले हैं अखिलेश यादव। आज गाजियाबाद में अमित शाह भी हैं और गाजियाबाद में ही है मायावती। प्रियंका गांधी करेंगी सियाना में चुनावी कैंपेन। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई बड़े नेताओं का जमावड़ा है। बुलंदशहर में रहेंगे जयंत चौधरी, अखिलेश यादव फिर से करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी आज की यह बड़ी खबर है, नेताओं की कारपेट बॉम्बिंग है। कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए हर कोई अपना दम लगा रहा है, खम ठोक करके क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, और अब चूंकि लड़ाई बजरंग बली तक भी आ गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो फिर आज क्या कुछ चल रहा है, आज क्या कुछ संभावित है, आप देखें। रैलियों की कारपेट बॉम्बिंग हर एक पार्टी कर रही है। बुलंदशहर में अमित शाह हैं, बुलंदशहर में ही अखिलेश और जयंत चौधरी थोड़ी देर के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बुलंदशहर में प्रियंका गांधी भी रहेंगी। ये सियासत के शोले की एक और कहानी है, जहां सिराथू में जेपी नड्डा हैं। चूंकि सिराथू से अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और लखनऊ और गोरखपुर में अलग अलग वक्त पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। 24 घंटे के बाद यूपी के सीएम का एक ग्रैंड नॉमिनेशन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश से। लेकिन कुछ बयान सुने आप, पिछले एक हफ्ते के कुछ बयान इंडिया न्यूज आपके लिए चुनिंदा लेकर के आया है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये जो लड़ाई है, ठीक एक हफ्ते पहले बयान बहुत कुछ कहते हैं। सियासत के जो शोले होते हैं ना, ये अल्फाजों के जरिए पता चलते हैं। अल्फाज कई संदेश देते हैं। ये संदेश प्रदेश के लिए होता है, ये संदेश हर वर्ग के लिए होता है, ये संदेश धर्म के लिए होता है। ये संदेश बताता है कि आखिरकार पार्टी का एजेंडा क्या है। यूपी की सियासत के कितने शोले हैं, बयान के जरिए समझें। दबंग और दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था, तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव बुआ भतीजा के राज में उत्तर प्रदेश माफियाओं का सेंटर बन गया था, माफियाओं का सेंटर बन गया। आए दिन दंगे होते थे, बहन बेटियों का सम्मान नहीं था, भू माफिया गरीबों की भूमि हड़पते थे, गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं था। माफिया 3 ही जगह पे है भाई, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो बदायूं की जेल में है, या तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली,
उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं फिर से होती हैं, उद्घाटन होने शुरू होते हैं, और जो प्रोजेक्ट आपने 5 सालों से नहीं किए उनका उद्घाटन आप आज कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें की गई हैं। इस सरकार ने जितना पैसा, जितना धन विज्ञापनों में खर्चा है, कि सिर्फ यहाँ उत्तराखंड में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन दिल्ली में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विज्ञापन दिखते हैं। सियासत के शोले में कितने अल्फाज हैं ये तो आपने देख लिए हैं, लेकिन जानते हैं आप शोले कहां से पैदा होते हैं? यूपी में, जहां मंडल और कमंडल की राजनीति होती है, और मंडल और कमंडल की राजनीति में एक शब्द आता है, अक्सर ही आपने सुना होगा, ध्रुवीकरण, यानी कम्युनल पोलराइजेशन। ध्रुवीकरण के कितने हथियार हैं? हर नेता का जो बयान है ना, साफ तौर पर बहुत कुछ इशारा कर रहा है। आप देखें, जहां पर कई नेता ये कहने में लगे हैं कि यूपी में हिंदू गर्दी हो रही है, कुछ नेता ये कहते हैं चीलम जीवी के जरिए सरकार नहीं आएगी। वहीं पाकिस्तान का भी नाम सामने आया, हज हाउस भी आया, अब्बा जान चचा जान भी आया, और जिन्ना पटेल का नाम भी सामने आया है। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। गर्मी चर्बी के बाद यूपी की सियासत में आ गया है एक और शब्द जिसका नाम है हिंदू गर्दी। हिंदू गर्दी वाले बयान से कैसे गरमाया पश्चिमी यूपी का तापमान, आपको दिखाते हैं। सरकार ने हिंदू गर्दी मचा रखी है। समाजवादी पार्टी के मेरठ से विधायक हैं जिनका नाम है रफीक अंसारी। मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी का विवादित बयान, मेरठ का मुसलमान दबता नहीं है। सपा विधायक ने कहा सरकार ने हिंदू गर्दी मचा करके रखी है। ये बहुत बड़ा बयान है, और एक ऐसा बयान जिसकी वजह से पश्चिम से लेकर के पूरब तक सियासी बवाल मचा हुआ है। बयान में कैसे हिंदू गर्दी पर तनाव की बात की जा रही है, देखें। हर थाने में हिंदू गर्दी मचाइए। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों, यकीन मानिए मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाइए। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों, यकीन मानिए मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है। देखिए, 5 साल ये सरकार चली है। 5 साल में जो शासन आदेश प्रशासन को देता है वही तो करता है। इन्होंने ठोकर नीति अपनाई है, माइनॉरिटी के लोगों को मारा, दलितों को मारा, और पंडितों को मारा, पिछड़ों को मारा। ये ठोकर नीति है, तानाशाह सरकार है, तानाशाह मुख्यमंत्री है। अरे जो शासन ने जो आदेश करेगा प्रशासन को वही करेगा। तुम चैनल के मालिक हो, तुम्हारा मालिक आदेश करेगा वही तो करोगे आप। तो ठोकर नीति का किसके आदेश है? पूछो उनसे किसको आदेश दिए थे उन्होंने। रफीक अंसारी जैसे नेता अगर हिंदू मुसलमान या हिंदू गर्दी करने लगे ना, तो आप ये समझ जाइए कि मुस्लिम वोटर के लिए कुछ किया जा रहा है। मुस्लिम वोटर का जो बही खाता है ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यही बहुत कुछ कहता है। किसे कितने वोट मिले हैं मुस्लिम वोटर के, आप ये देखें। साल दर साल हमने एक रिसर्च निकाली है। साल 2012 कांग्रेस को मिले 16% वोट, फिर 2017 में कांग्रेस सिमट करके 6% वोट तक रह गई। 2017 में कांग्रेस को मिले सिर्फ 6% वोट। साल 2012 में भारतीय जनता पार्टी को मिले 7% वोट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। 5 साल के बाद में हालांकि ये वोट बैंक और भी ज्यादा घट गया, क्योंकि कम्युनल पोलराइजेशन हुआ, ध्रुवीकरण हुआ, तो 1% वोट मुस्लिम वोटर का मिला 2017 में भारतीय जनता पार्टी को। अब आ जाइए आप मायावती की बहुजन समाज पार्टी। 2012 में 20% वोट, पूरी तरीके से सुपड़ा साफ। 2017 में बहुजन समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटर कम मिले, 17% वोट मिले हैं। लेकिन अगर किसी के खाते में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट गए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2012 में समाजवादी पार्टी के खाते में गए 37%, यानी 37% मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ गए। हालांकि 2017 में समाजवादी पार्टी के खाते में बंपर वोट मुस्लिम वोटर के पड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी फिर भी सत्ता में नहीं आई 64% वोट पाने के बावजूद। 2017 में किसे कितने मुस्लिम वोट मिले हैं कुल मिला जुला करके पूरे उत्तर प्रदेश में, अब आप ये देखें
बीजेपी 2%, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पूरे उत्तर प्रदेश में मिलाकर के 70%, बीएसपी 16% और बाकी के खाते में लगभग 12% वोट गए हैं। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश की हमने आपको तस्वीर दिखाई है। लेकिन सियासत के शोले में एक और अगली बड़ी खबर है। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने दे दिया है बड़ा बयान, और जिसकी वजह से सियासत में फूट पड़े हैं शोले। जयंत चौधरी ने कहा, मुझे हेमा मालिनी नहीं बनना है। सुबह उठते ही वो नफरत घोलने का काम शुरू कर देते हैं। जयंत के हेमा मालिनी वाले बयान पर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी लाल हो गई है। वो ये बयान क्या है, देखें। आज इनकी जुबान पे मेरे लिए इतनी मीठी मीठी बातें। योगेश अभी कह रहा था ना, योगेश को तो अमित शाह ने कह दिया, योगेश आजा, तेरा हेमा मालिनी बना दूंगा। और ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे लिए भी कह रहे हैं। कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं हमारे लिए। और मैं कह रहा हूं, मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा? मुझे तो नहीं बनना हेमा मालिनी। एक हमारे माठ क्षेत्र के जो प्रत्याशी थे, जो हमारी पार्टी में कोशिश कर रहे थे, उनको पोच करने की कोशिश हो रही थी। तो उससे पहले योगेश ने बताया था उस मंच से कि उनको ऑफर थे कि एमपी बन जाइए। तो इसलिए मैंने व्यंग में बात कही कि आपको हेमा मालिनी बनाने वाले। ये सियासत के यूपी के बुलंदशहर से आप अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को सुन रहे थे। अखिलेश का ये कहना है कि यूपी में ये कहा जाता है कि बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाथरस की बेटी को अभी तक भी इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन जानते हैं आप समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन है आज की तारीख में? आप शायद ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमने एक एनालिसिस की है जिसमें हमें यह पता चला है कि कांग्रेस का एक ऐसा गेम प्लान है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कैसे, ये जानने के लिए रिसर्च स्टूडियो आपको लेकर के मैं चलता हूं, जहां पर आपको हम दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश की 113 सीटों पर कांग्रेस ने एक अलग तरीके का गेम प्लान बनाया है। कांग्रेस ने 33 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं। 33 मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का सीधा नुकसान करेंगे अगर वोट बढ़ गए और वोट छिटक गए तो। 10 सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार एक जाति के हैं। 60 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से अलग जाति के हैं। इसका मतलब यह है कि अगर यादव वोट बैंक छिटक जाता है, अगर समाजवादी पार्टी का मुसलमान वोट बैंक छिटक जाता है, तो अपने आप में कई बातें हो जाएंगी। लेकिन जहां शोले होते हैं वहां सिर्फ गर्मी नहीं होती, जहां शोले होते हैं वहां सिर्फ हिंदू गर्दी जैसे अल्फाज नहीं होते। जहां पर होते हैं सियासी शोले, वहां पर निकलते हैं आंसू। आंसू कैसे निकलते हैं? सुनील चौधरी नेता हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट नहीं मिला तो रोने लगे। और सहजनवा से एक और नेता हैं, मनोज यादव इनका नाम है, समाजवादी पार्टी के। इनके भी आंसू कैसे छलके हैं। नेताजी के जब आंसू छलकते हैं, दिल से कितना गुबार निकलता है, एक एक करके देखें। अब हिम्मत नहीं है हारने की, बहुत हार चुका मैं जिससे कह देना चाहता हूँ, किसी को गोली मारनी है तो यहाँ छाती मारना, पीछे मत मारते। पीछे से मरूंगा तो ये सोच रहे पता नहीं किससे मार गया, आगे से मरूंगा तो ऊपर जाकर मेरा अपने से मर के आया हूँ, दूसरे से नहीं मरा हूँ। जब भी मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपनी मुलाकात की, उन्होंने कहा कि तुम क्यों घबराते हो, तुमसे वफादार, तुमसे ईमानदार और तुम्हारे परिवार से बड़ा समाजवादी गोरखपुर मंडल में कौन है? आज मैं रोना इसलिए आया है, आप लोग के लिए रोया हूँ। मैं तो सुनता था कि लोग कहते थे कि मोदी जी ही झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी झूठ अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से बोलने का काम करते हैं। इसका मुझे आंसू था कि जिसको दिल से लगाया, दिल से। और आज भी मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि मैं बागी हूँ, गद्दार नहीं। मैं कभी गद्दारी नहीं कर सकता। गद्दार तो वो है जो दल में रह करके दूसरे दल को मदद करे और पार्टी के पीठ में छुरा होकर और धन दौलत के लोभ में दूसरे दल की मदद करे। मैं जब तक इस दल में था, ईमानदारी से था। मेरे ऊपर अगर कभी गद्दारी की मुहर लगी है तो जो भी साथी है खड़ा होकर कहता मैं स्वीकार कर लूंगा और चुनाव नहीं लूंगा। कहीं आंसू है, कहीं निशाना है। सियासत का यही फसाना है। सियासत के कुछ और शोले हैं, कुछ और बयान हैं। हम आपको ये दिखाएंगे कि पिछले एक महीने में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 7 बयान, ये 7 बयान क्या बड़ा इशारा करते हैं, प्रदेश के लिए क्या संदेश दे रहे हैं और
यूपी की लड़ाई कैसे सांपनाथ नागनाथ पर आई। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। यूपी की सियासत में कई शोले हैं, और शोले हैं बयान के, शोले हैं एक्शन के, शोले हैं रिएक्शन के, और इन्हीं सब शोलों के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है यूपी से। प्रयागराज की बिग ब्रेकिंग है। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश की गई है। नामांकन करने जाते समय ब्लेड से हमले की कोशिश। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी शख्स को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया गया आरोपी शख्स। आरोपी युवक से पुलिस की टीम अभी भी पूछताछ कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि जिसने भी सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमला किया है, कहीं उसके कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस तो नहीं है। सारी चीजें और सारी इन्वेस्टिगेशन करके ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किस शहर से आया था और किस वजह से सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमला करने की कोशिश की गई है। योगी सरकार के मंत्री पर हमला। सियासत के जितने शोले हैं ये तो हम आपको दिखा रहे हैं। शोलों के बीच योगी सरकार के मंत्री पर किया गया हमला, लेकिन शोलों के बीच ही एक और बात है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिछले एक महीने के जितने भी बयान हैं ये कई इशारे करते हैं। और सिर्फ यूपी के सीएम ही क्यों, अखिलेश, प्रियंका, ओवैसी, जयंत, माया, इन सभी के बयान बहुत कुछ कहते हैं। आप देखें, अगर कोई कहता है अब्बा जान या चाचा जान तो फिर इसके मायने क्या हैं, आप ये भी समझने की कोशिश करें। हमने अलग अलग जो नेता हैं सभी की तस्वीर यहां पर लगाई है और कुछ चुनिंदा बयान छांट करके यहां पर रखने की कोशिश की है कि अपने बयानों के जरिए किसे कैटर करने की कोशिश की जा रही है, किसे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अगर अब्बा जान की बात करते हैं और माफिया की बात करते हैं, इसका मतलब यह है महिलाएं। अगर माफियाओं से निजात मिला है, अगर कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, यानी महिलाओं पर फोकस किया गया है, रोजगार पर फोकस किया गया है। अखिलेश यादव जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, अगर सरकार आती है तो पेंशन बहाली करेंगे। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि इनके जो अब्बा जान थे जब पेंशन रोकी गई थी तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। प्रियंका गांधी जो कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, यानी महिलाएं, रोजगार पर फोकस। असदुद्दीन ओवैसी जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को अपनी लीडरशिप ढूंढने की जरूरत है, बाकी सांपनाथ, नागनाथ और मदारी ढूंढ मार्केट में टहल ही रहे हैं, यानी मुसलमान और ध्रुवीकरण पर फोकस। और जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो अपना मुख्य फोकस बनाए हुए हैं वो किसानों को लेकर और जाट को लेकर, यानी हर बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब तो हम दिखाते हैं पिछले कुछ दिनों के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों के जितने तीर चले हैं उसमें एक संदेश है, उसमें एक पॉलिटिकल इंडिकेशंस हैं। और कहते हैं कि पॉलिटिक्स में इट्स ऑल अबाउट पोस्चरिंग, या अपने आपके शब्द, आपके अल्फाज बहुत कुछ कह जाते हैं। इशारा क्या है, खुद अंदाजा लगाइए। पिछले कुछ दिनों के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान देखिए। बसपा के प्रत्याशियों की सूची में पेशेवर अपराधी और माफिया और हिस्ट्री सीटर एक बार प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की उसकी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम जिस लायक हो ही नहीं भाई। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। चौबीस के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। सपा की यही पहचान है। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। भाइयों बहनों, जो लोग प्रदेश में केरला के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी देश का स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है।
तो डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं। देखो आप अंतर समझ सकते हैं, वे तमंचा बनाते थे लूटपाट करने, राहगरी करने के लिए, हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं देश की रक्षा करने के लिए। अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी या फिर जितनी छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हर कोई अपना दांव आजमाने में लगे हैं। कोई जातियों के बीच जा रहा है, कोई अपने पुराने विकास के काम की बात करता है, कोई बात जो रहा है कि कितने ज्यादा से ज्यादा हम बूथ से मैनेज कर ले जाएं और वोट हमें मिल जाएं। लेकिन इन सभी के बीच में अगर कोई खामोश है पिछले कई दिनों से तो वो है मायावती। हालांकि कुछ घंटे पहले आगरा में एक चुनावी रैली की है। कहा यह जा रहा है कि चुनावी आगाज मायावती ने किया है। मायावती ने आगरा से जो चुनावी संदेश दिया, इसके मायने क्या है हम आपको बताते और दिखाते हैं। लेकिन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें आसान कर रही है मायावती? इसके पीछे की कहानी अगर आप जानेंगे ना तो फिर आपको एक एक सीट का एक एनालिसिस आपके सामने में लेकर के आता हूं। आप देखें यहां पर आपके सामने जितनी सीटें चल रही हैं, इनमें से ज्यादातर पर मायावती ने कहीं पर अपने जाट उम्मीदवार उतार दिए हैं, कहीं पर मुसलमान उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसका मतलब यह है जहां पर जाट हैं, आरएलडी के वोट बैंक में लग जाएगी सेंध और आरएलडी के वोट बैंक अपने आप में बिखर करके रह जाएंगे अलग अलग पार्टियों में। फायदा होगा किसका? भारतीय जनता पार्टी का। कई जगह पर समाजवादी पार्टी के जहां मुस्लिम कैंडिडेट हैं वहां पर भी मायावती ने अपने मुसलमान कैंडिडेट उतार दिए। इससे नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का, फायदा होगा किसका? भारतीय जनता पार्टी का। ये सीटें कौन कौन सी हैं देखें आप। शामली, बुढ़ाना, मीरापुर कांठ, सिवाल खास, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, बड़ौत, मुरादाबाद नगर, बरहापुर किठौर, कुंदरकी, बिलारी, असमोली, संभल, मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा, नजीबाबाद, अमरोहा, छपरौली, लोनी और माठ। ये वो सीटें हैं जहां पर मायावती ने कैंडिडेट उसी जाति के उतारे हैं जिस जाति के समाजवादी पार्टी या फिर आरएलडी के कैंडिडेट हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने से अभी भी चूकती नहीं है मायावती। आगरा की रैली में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हर कोई मायावती के निशाने पर थे। देखिए फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है। और इतना ही नहीं, सपा की सरकार के चलते दलित व अति पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ तो हर स्तर पर सोतेला रवैया अपनाया गया है। काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र के साथ साथ बहुत पहले ही उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो गई है। दरअसल मायावती ये जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका ग्राफ कितनी तेजी के साथ में गिरा है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव में मायावती को भी ये पता है कि जितने भी दलित वोटर हैं छिटक करके अलग अलग पार्टियों में चले गए हैं, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी में भी गए हैं। और इस बार तो चुनावी मैदान में कांग्रेस भी अकेले है, लिहाजा मायावती को समझ है। अलग अलग हम आपको दिखाते हैं कि ग्राफ बहुजन समाज पार्टी का पिछले लगभग 15 सालों में कितनी तेजी के साथ में गिरा है।
2007 विधानसभा चुनाव, जहां पर 30% वोट मिले। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कितने वोट मिले हैं हम आपको ये दिखा रहे हैं। 2009 लोकसभा चुनाव लगभग 27.5% वोट मिले। 2012 का विधानसभा चुनाव जब मायावती की हार हुई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, लगभग 26% उत्तर प्रदेश में वोट मिले थे। 2014 लोकसभा चुनाव जहां पर ग्राफ और गिरता चला गया, 20% से भी कम वोट मिले। 2017 विधानसभा चुनाव यानी पिछला विधानसभा चुनाव 22.23% वोट मिले, लेकिन ये वोट सीट में तब्दील हो नहीं पाए। और 2019 का लोकसभा चुनाव जहां पर मायावती को भी यह समझ में आ गया कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ आज की तारीख में बहुत तेजी के साथ में, जैसा कि इस ग्राफ के जरिए नजर आ रहा है, बहुत तेजी के साथ में नीचे की तरफ गिरा है। और यह गिरता हुआ ग्राफ अपने आप में यह बताता है कि मायावती आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कहां खड़ी हैं। लेकिन मायावती अगर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती नजर आ रही है, इसके पीछे की कहानी क्या है? अगर मायावती समाजवादी पार्टी और जयंत का खेल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिगाड़ रही हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या यह माना जाए कि वोट बैंक लगातार नीचे जा रहा है और मायावती फिर से नेपथ्य से आगे आने की कोशिश कर रही हैं? 66 साल की उम्र हो गई है मायावती की, यह भी एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है जो ग्राफ बहुजन समाज पार्टी का गिरा है। लेकिन जो अगली बड़ी खबर है ना सियासत के शोले में, आप देखें यूपी में सांपनाथ नागनाथ पर आ गई है लड़ाई और सियासी घमासान मच गया है। सांपनाथ नागनाथ चुनावी मैदान में है, यह कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। अपनी लीडरशिप बनाए मुसलमान, ओवैसी ने आगे कहा कि 4 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को कहा था सांपनाथ नागनाथ, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी ने केशव प्रसाद मौर्य को कैसे आड़े हाथों लिया है, देखें। अपना घर सुधारो, आपको चॉइस करना है नागनाथ, सांपनाथ और एक मदारी में। इनका साथ मत दीजिए, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़िए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। एक तरफ तो सांपनाथ नागनाथ पर चुनावी लड़ाई है, लेकिन यूपी के चुनाव में बजरंग बली भी आ गए हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की सरजमी पर पहुंच करके कहा अब बाहुबली नहीं बजरंग बली की बारी है और बजरंग बली ही अब शासन करते हैं, बाहुबलियों का जमाना पीछे छूट गया है। देखिए, महामंत्री बनाकर यूपी का प्रभारी बनकर यहां भेज दिया गया। मैं गुजरात से आता था, ना यूपी में कभी काम किया था, ना लखनऊ बनारस के बाहर कभी गया था। इतना बड़ा प्रदेश, 80 सीटें लड़ाना, तितर मितर संगठन बहुत पसोपस में था कि क्या होगा, कैसे करेंगे। मगर मैंने समय मांगा, बाबूजी ने समय दिया, राजू भैया भी थे, बाबूजी के घर पर भोजन के लिए गया और पिता की तरह जैसे पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है,